दोपहर का खाना खाकर दमयंती जी कुछ देर आराम करने के लिए लेटी ही थी कि कॉलबेल की आवाज़ सुनकर उनको फिर उठना पड़ा। दरवाज़ा खोला तो देखा कि पोस्टमैन डाक लिए खड़ा था। डाक लेकर अंदर आकर एक बार तो वे सारी चिट्ठियाँ अपने पलंग के पास रखी टेबल पर डालकर पुनः सोने का प्रयास करने लगी। पर एक बार नींद में खलल पड़ने के बाद वापस नींद आना इतना आसान नहीं था। अतः 5-7 मिनट आंख बंद कर सोने का प्रयास करके वे पुनः उठकर बैठ गई। पास रखी डाक उठाकर देखी तो उसमें टेलीफोन बिल, बिजली का बिल तथा किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण पत्र और 2 पत्र और नजर आए। एक लिफाफे पर उनका पता टाइप किया हुआ था और कोने में प्रेषक के नाम पर आदित्य का नाम देखकर आश्चर्य हुआ। आदित्य के दिल्ली जाने के बाद आज पहली बार उसका पत्र मिला था। इतने समय बाद बेटे को माँ की याद कैसे आई? इसी उत्सुकता के कारण उन्होंने झटपट आदित्य का पत्र खोला। आदित्य ने 2-4 औपचारिक शिष्टाचार के वाक्यों को लिखने के बाद अपने पत्र लिखने के मूल उद्देश्य पर आते हुए लिखा था। माँ, आपको यह जानकर खुशी होगी कि मेरा बिजनेस आजकल अच्छा चल रहा है और मुझे लगता है कि आगे भी इसी क्षेत्र में बहुत स्कोप है। इसीलिए मैं अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहता हूँ। इस संदर्भ में मुझे एक बड़ी अच्छी ऑफिस खरीदनी होगी। माँ, आप तो जानती हैं कि किसी भी मेट्रो सिटी में एक छोटी सी दुकान खरीदना भी कितना मुश्किल होता है। हालांकि मेरी कमाई अच्छी है, पर मैं अपने बिजनेस के मुनाफे को तो अपने व्यापार विस्तार में लगा देता हूँ। अब मुझे ऑफिस खरीदने के लिए अतिरिक्त रुपयों की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए एक योजना मेरे दिमाग में आई है कि क्यों ना हम अपना कोटा का मकान बेचकर रकम की व्यवस्था करें। फिलहाल आप वहाँ रह रही है, घर पर आपके बाद तो हम दोनों भाइयों को वहाँ आकर बसने का कोई इरादा नहीं है। मैंने इस विषय में सूरज भैया से लंदन बात की थी। उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया है कि भारत लौटने की कोई गुंजाइश नहीं है। वे लंदन में ही अच्छी तरह सेटल हो चुके हैं। उनको आपकी किसी प्रॉपर्टी में कोई रुचि नहीं है। अतः भी उन्होंने अपना हिस्सा भी मेरे नाम कानूनी तौर पर कर दिया है। इस तरह सूरज भैया की ओर से तो हमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब बस सब कुछ आपको ही तय करना है। आप अकेली वहाँ रहकर क्या करेंगी? इससे बेहतर होगा कि आप हमारे पास ही शिफ्ट हो जाएं। वैसे भी आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। ऐसे हालात में आपका वहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। पिछली बार पापा के निधन के समय में वहाँ आया था तो मेरी अपनी पड़ोसी शर्मा अंकल से इस संबंध में बात हुई थी। वे अपने मकान को खरीदने में काफ़ी इंटरेस्ट लगे। इसके लिए वे अच्छी कीमत देने को भी तैयार हैं। चूँकि यह मकान आपके नाम है, अतः सारे डॉक्यूमेंट्स पर आपके हस्ताक्षर होने हैं। मैंने दिल्ली में ही सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं, जिनको इस पत्र के साथ आपको भेज रहा हूँ। आप जहाँ जहाँ निशान लगे हैं वहाँ हस्ताक्षर कर मुझे शीघ्र सारे पेपर्स भेज दें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस संबंध में कोई ढील नहीं करेंगी। वह मुझे अविलंब अपने हस्ताक्षर करके पेपर्स भेज देंगी। शेष कुशल, आपका आदित्य। आदित्य का पत्र पढ़कर वे हैरान सी हो गई थी। कभी पत्र को तो कभी उसके डॉक्यूमेंट्स को देख रही थी। बिना उनके सलाह मशविरा किए अपनी ओर से तो आदित्य ने सब कुछ तय कर डाला था। गनीमत थी कि मकान उनके नाम था, अन्यथा वह तो शायद मकान का सौदा भी अपने आप करके उनको सूचना भर दे देता। आदित्य को उनके अकेलेपन और उनके स्वास्थ्य की चिंता भी अभी अभी ही होने लगी थी। अन्यथा पिछले वर्षों में वे कितनी बार उसको अपनी पत्नी और बच्चे के साथ कुछ समय अपने पास बिताने का आग्रह कर चुकी थी। आदित्य का पत्र खोलने के पूर्व उसका पत्र पाने का जो सुखद उत्साह उनमें था वह काफूर हो गया। मन में एक अजीब सी रिक्तता का एहसास हो रहा था। वे सोच रही थी कि आजकल की पीढ़ी कितनी व्यक्तिपरक
और आत्म केंद्रित हो गई थी। अंजलि भी उनकी संतान थी, पर आदित्य ने उनकी संपत्ति में उसकी हिस्सेदारी को शायद जानबूझकर अनदेखा कर दिया था। आदित्य का पत्र पढ़ने के बाद उन्होंने जब दूसरा पत्र उठाया तो उस पर लिखी अंजलि की हस्तलिपि को पहचानने में वे कैसे भूल कर सकती थी। वैसे भी अंजलि से तो उनका पत्राचार चलता ही रहता था। अंजलि ने क्या लिखा होगा, इस उत्सुकता से उन्होंने उसका पत्र भी खोला। अंजलि ने लिखा था, पूजे माँ, इस बार मेरे पत्र देने में कुछ विलंब हुआ, क्षमा करें। आप तो जानती ही है कि नए नए अस्पताल को जमाने की व्यवस्था में समय कब निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। माँ, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अभय और मैंने मिलकर एक योजना बनाई है कि अपने अस्पताल के साथ के ब्लॉक में ही एक नया शिशु गृह खोले, जहां बेसहारा और अनाथ बच्चों का लालन पालन किया जा सके। हमारे नए शिशु गृह पालना का निर्माण कार्य काफी हद तक हो चुका है और निर्माण कार्य की यही रफ्तार रही तो अगले माह 15 अगस्त पर उसका विधिवत उद्घाटन करने का विचार है। इस अवसर पर उपस्थित होने के लिए यह पत्र विशेष रूप से मैंने आपको लिखा है, ताकि आप अभी से अपने आने की पूर्व तैयारी कर लें। आपके कर कोमलों से ही पालन का शुभारंभ होगा, अतः नहीं आ पाने का आपका कोई बहाना हमें मंजूर नहीं होगा। अंजलि ने आगे लिखा था, माँ, पिछले 27 वर्षों में आपने जो प्यार, स्नेह और सहारा दिया है, उसके लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मैं बहुत बार सोच चुकी हूँ, पर हर बार एक संकोच की दीवारें आड़े आ जाती थी। आप बहुत दिनों तक सोचने के बाद अपने मन की बात आपसे करने का मैंने निर्णय कर ही लिया था। माँ, आपने मुझे बेसहारा, अनचाही, बिन माँ की संतान को अपनाकर मुझ पर जो उपकार किया है, उसके लिए मेरे हृदय का रोम रोम आपके प्रति ऋणी है। आपने मुझे केवल सहारा ही नहीं दिया, मुझे आपने अंतर मन से अपनाया, मेरी अच्छी से अच्छी परवरिश की, मुझे पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर बनाया। यह सब मैं क्या कभी भूल पाऊंगी? स्वयं की 2-2 संतानें होते हुए भी आपने मुझे एक पल के लिए भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं आपकी जन्मदायी पुत्र नहीं, बल्कि एक अपनाई हुई दत्तक पुत्री हूँ। अपने बचपन की एक एक स्मृति को मैंने बहुत सहेज कर रखा है। जब सूरज और आदित्य भैया मुझे छेड़ते, तंग करते, तभी आप उनका पक्ष लेने के बजाय सदैव मेरी ही तरफदारी करती। माँ, अपने बचपन में तो मैं यही समझती रही कि आप ही मेरी जननी है, पर जब कुछ समझ आई और हकीकत का पता चला तो आपके प्रति मेरी श्रद्धा द्विगुणित हो गई। उसी दिन से आप मेरी सब कुछ, फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड बन गई थी। माँ, मैंने भगवान को तो नहीं देखा है, पर आप में मुझे हमेशा भगवान ही नजर आए हैं। आपने मेरे जैसी असहाय, लाचार और बेबस बच्ची को अपनाकर समाज में अपनी उदारता का जो आदर्श स्थापित किया है, वही पथ मेरे जीवन का मार्गदर्शन बन गया है। मेरी बहुत वर्षों से यह अभिलाषा रही थी कि मैं भी आपकी तरह जीवन में कम से कम एक अनाथ को सनाथ बना पाऊं। अभय का हर तरह सहयोग और मार्गदर्शन तथा आपकी प्रेरणा ही मेरे जीवन का पाथेय बना। जिस दिन आपके कर कमलों से पालना का शुभारंभ होगा, वह दिन मेरे जीवन का स्वर्णिम दिन होगा। आपके 65वें जन्म दिवस पर अभय और मेरा आपके लिए यह एक छोटा सा उपहार है। बस अब तो आपके आगमन की प्रतीक्षा है। कृपया निराश नहीं करिएगा। अंजलि के पत्र की आत्मीयता ने उन्हें भीतर तक सरोबार कर दिया। वह चुप चुप सी शांत स्वभाव वाली लड़की आज सहसा कितनी मुखर हो गई थी। आज अचानक ही जीवन के धूप छांव का साथ साथ अनुभव हो रहा था। उनके सामने एक और आदित्य का पत्र था, जिसमें केवल अपने हक और अधिकारों की बात लिखी गई थी। अपने दोनों पुत्रों की अच्छी से अच्छी परवरिश के लिए उन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया।
अच्छी से अच्छी स्कूल हॉस्टल में उन्हें भेजा, उनको जीवन की हर सुविधाएं उपलब्ध करवाई। पर उनके बच्चों ने, यह तो हर माँ बाप का बच्चों के प्रति कर्तव्य होता है, समझकर कभी उनकी भावनाओं को महत्व नहीं दिया। दूसरी ओर अंजलि का पत्र था। पत्र के हर शब्द में उनके प्रति उसकी श्रद्धा और आदर के भाव थे। अंजलि ने उनको इतना सम्मान दिया था कि उसके पत्र को पढ़कर एक बार तो आदित्य के पत्र से मिली व्यथा और पीड़ा को भी वे भूल गई। आज अपने अतीत के पन्ने पलटने का उनका बहुत मन हो रहा था। पिछले कुछ वर्षों में जीवन में कितना कुछ घट गया था। अंजलि का आगमन उनके जीवन में अप्रत्याशित रूप से हुआ था। उन दिनों वे सरकारी अस्पताल में महिला रोग चिकित्सक के रूप में कार्यरत थी। उस समय वे अपनी यूनिट की प्रमुख थी। अपनी कार्यकुशलता के कारण उनकी मरीजों में अच्छी लोकप्रियता थी। उन्हीं दिनों में अनुराधा पुनः उनके संपर्क में आई। बचपन में अनुराधा और वे एक ही मोहल्ले में रहने के कारण एक दूसरे से परिचित थी। अनुराधा के उनसे उम्र में 7-8 वर्षों का अंतर होने के कारण उससे उनकी मित्रता तो नहीं थी, फिर भी दोनों परिवारों के बीच मधुर संबंध थे। सुभाष से विवाह होने के बाद वे स्वयं तो कोटा आ गई थी। बाद में अनुराधा का विवाह कहाँ हुआ उन्हें पता नहीं चल पाया। उस दिन कई वर्षों के पश्चात अचानक एक मरीज के रूप में अनुराधा जब उनके पास आई तो एक बारगी तो उसे पहचान भी नहीं पाई। वह सुंदर नाजुक सी लड़की पिछले 10 वर्षों में कितनी बदल गई। अनुराधा ने भी शायद उम्मीद नहीं की थी कि उसकी जांच करने वाली डॉक्टर उसकी परिचित ही निकलेगी। कुछ क्षणों के लिए दोनों ही एक दूसरे को पहचानने का प्रयास करते। बाद में अनुराधा से उनका विस्तृत परिचय पाकर उन्हें सब कुछ स्मरण हो आया। उस समय अनुराधा को 4था महीना चल रहा था। वह बहुत कमजोर और एनीमिक लग रही थी। अनुराधा से ही पता चला कि पिछले 4 वर्षों में 2 कन्याओं को जन्म देने के अलावा उसका एक बार पांव फिसलकर गिर जाने से एबॉर्शन हो चुका था। इतने कम अंतराल पर वह एक बार फिर से गर्भवती हो गई थी। अनुराधा के चेहरे की घबराहट देखकर उन्होंने जब उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने बतलाया कि 2 बेटियों को जन्म देने के कारण उसके पति और सास उस पर बहुत जुल्म ढा रहे थे। एक बार तो उन्हें स्पष्ट कह दिया था कि अगर उसने फिर से बेटी को जन्म दिया तो वे लोग उसको घर से ही निकाल देंगे। अनुराधा की दर्द भरी दास्तान को सुनकर वे विचार मग्न हो गई थी। अनुराधा बार बार उनसे प्रार्थना कर रही थी कि वे उसका गर्भपात कर दे, ताकि यदि उसके गर्भ में इस बार भी कन्या भ्रूण हुई तो उसकी सास और पति उसे कतई माफ नहीं करेंगे। अनुराधा की बात सुनकर वे गंभीर हो गई, पर उसकी जांच करने की पूर्व वे कुछ भी कह नहीं सकती थी। उन्होंने अनुराधा का अच्छी तरह मुआयना करने के पश्चात उसे स्पष्ट कह दिया था कि उसका 18 सप्ताहों का गर्भ होने के कारण उसका इस हालात में गर्भपात करना उसके लिए जानलेवा हो सकता था। उन दिनों सोनोग्राफी का भी विशेष प्रचलन नहीं था, जिससे उसकी अंदरूनी स्थिति की स्पष्ट जांच हो पाती। उन्होंने उसको समझाना चाहा कि यदि उसके पति और सास उस पर पुत्र पैदा करने के लिए मानसिक रूप से इतना दबाव डाल रहे हैं तो वह अंतिम बार एक चांस और ले ले। हो सकता है इस बार उसके गर्भ में पुत्र हो। पहले तो अनुराधा पर उनकी बातों का विशेष असर नहीं हुआ। वह बार बार एक ही रट लगाए जा रही थी कि वे उसका एबॉर्शन कर दे। पर जब उन्होंने उसकी बात को मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया और उसे देर तक समझाया तो वह कुछ सहज हुई। उन्होंने उससे यह भी कहा था कि कोई तकलीफ हो तो वह निसंकोच उनके पास आए। उन्होंने अपने पास से अनुराधा को आवश्यक दवाएं और टॉनिक भी दिए तथा उसे स्पष्ट ताकीद की थी कि वह अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखे। इस प्रकार अनुराधा से
उनका पुनः संपर्क हुआ। उसके बाद अनुराधा समय समय पर उनके पास जांच के लिए आती रही। अनुराधा से धीरे धीरे उसकी पारिवारिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती रही। अनुराधा ने बतलाया कि उसके पति घर में अकेले कमाने वाले थे। उन पर अपनी माँ तथा 2 कुंवारी बहनों की पहले से ही जिम्मेदारी थी। जब उसके भी 2 लड़कियां हो गई तो उसकी सास और पति बहुत बौखला गए थे। अपनी सारी कुंठा और नाराजगी वे उस पर निकालते रहते थे। यही वजह थी कि जैसे जैसे प्रसव का समय नजदीक आ रहा था, अनुराधा के मन में डर और शंकाओं के बादल गहराते जा रहे थे। अनुराधा की शारीरिक अवस्था को देखते उसका ऑपरेशन होना था। अनुराधा की घबराहट बहुत बढ़ गई थी। ऑपरेशन टेबल पर भी अनुराधा को उनका हाथ पकड़कर बार बार याचना कर रही थी, दीदी, यदि ऑपरेशन के दौरान मेरी मौत हो जाए और इस बार यदि मेरी बेटी ही पैदा हो तो आप कृपया मेरे घर वालों को मेरी बच्ची को नहीं सौंपे। मैं नहीं चाहती कि मेरी पहली 2 बेटियों की तरह इसको भी जन्म लेते ही अपमान और उपेक्षा झेलनी पड़े। आपके पास तो ऐसे बहुत से निसंतान दंपति आते होंगे जिनके अपने बच्चे ना होने के कारण वे दूसरों के बच्चों को गोद लेना चाहते हैं। आप कृपया ऐसे ही जरूरतमंद दंपति को मेरी बच्ची सौंप दे, जहां उसकी आगमन का सदैव स्वागत किया जाएगा। कहते कहते अनुराधा रो पड़ी थी। अनुराधा की बातों को सुनकर उनकी भी आंखें भर आई। उन्होंने उस आश्वस्त किया, अनुराधा, तुम किसी प्रकार का तनाव इस समय मत रखो। वैसे तो मुझे विश्वास है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, फिर भी मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि यदि तुम्हारी बेटी होगी तो उसकी हर तरह से मैं हिफाजत करूंगी और जब तक कोई सुयोग्य परिवार उसे अपनाने के लिए नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारी बेटी को स्वयं मैं अपने पास रखूंगी। उनका आश्वासन मिलने के बाद अनुराधा बहुत निश्चित हो गई थी। उसकी आंखों में आए कृतज्ञता के भाव वे आज भी नहीं भूल पाई है। वह बोली, दीदी, मैं जीवन भर तनाव मुक्त और निश्चिंत होकर जी तो नहीं पाई, पर आज आपकी बात सुनकर शांति से मर जरूर सकूंगी। उसके बाद एनेस्थीसिया के प्रभाव के कारण आंखें बंद हो गई। ऑपरेशन के दौरान अचानक उसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाने के कारण उसकी स्थिति गंभीर हो गई थी। हर संभव प्रयास करने पर भी वो उसको बचा नहीं पाई। हाँ, उसकी बेटी जरूर सही सलामत पैदा हो गई थी। ऑपरेशन थिएटर से वे बहुत दुखी मन से जब बाहर निकली तो अनुराधा की सास ने बजाय अनुराधा के स्वास्थ्य के विषय में पूछने का पहला प्रश्न यही किया, क्यों डॉक्टर साहब, इस बार तो मेरे पोता ही हुआ ना? उन्होंने इनकार करते हुए जब उसे अनुराधा की मृत्यु और उसके पुत्री होने की सूचना दी तो वह अपना सिर पीटते हुए बोल पड़ी, हे भगवान, हमारे तो कर्म ही फूट गए। हाय, मेरे बेटे का क्या होगा? इस महंगाई के जमाने में वह कैसे अपनी 2 बहनों और 3-3 बेटियों का बोझ उठा पाएगा? फिर अनुराधा को कोसते हुए बोली, वह अभागी स्वयं तो चली गई, पर जाते जाते यह नई मुसीबत हमारे गले मढ़ गई। अच्छा होता भगवान उसके साथ साथ इसे भी उठा लेता। अनुराधा के पति चुपचाप खड़ा अपनी माँ की बातें सुनता रहा। उसमें तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी माँ के अनगरल प्रलाप को रोकता, बल्कि उसके चेहरे के भावों से तो यही लग रहा था कि वह अपनी माँ से सहमत ही था। उसको देखकर लग रहा था कि उसको अपनी पत्नी की मौत का भी कोई खास दुख नहीं हुआ था। उन लोगों के रूप को देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि अनुराधा ने ठीक ही कहा था कि उसकी सास और पति कितने निर्मम थे। वास्तव में उसकी बेटी को उन क्रूर हाथों में सौंपना उचित नहीं था, पर इसके लिए उसके पति की स्वीकृति लेनी जरूरी थी। उन्होंने जब उसकी अंतिम इच्छा के विषय में उन्हें बताया तो जैसे उनको मुंह मांगी मुराद ही मिल गई। उसका पति 2-4 मिनट में अपनी माँ से सलाह मशविरा करने के बाद तुरंत बोला, डॉक्टर साहब, यदि अनुराधा की भी अंतिम इच्छा यही थी कि इस बच्ची को
किसी सुपात्र को गोद दे दिया जाए तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं उसकी अंतिम इच्छा का अनादर नहीं करूँगा। बस यही समझकर संतोष कर लूँगा कि अनुराधा के साथ बच्ची भी जन्म लेते ही हमसे बिछुड़ गई। मैं तो पहले से अपनी 2 बहनों और 2 बेटियों की जिम्मेदारियां उठाते उठाते परेशान हो गया हूँ। अब फिर एक बेटी का अतिरिक्त बोझ मैं नहीं उठा पाऊंगा। इससे तो बेहतर होगा कि इसे किसी सुयोग्य हाथों में सौंप दे, ताकि उसका भविष्य तो संवर सके। अनुराधा के पति की बात सुनकर वे गंभीर हो गई थी। हालांकि जानबूझकर अपनी संतान को त्यागने का निर्णय अनुचित जरूर था, पर उसके घर की परिस्थितियों को जानने के बाद वे उसके पति के प्रति कुछ नरम जरूर हो गई। अनुराधा के पति से अपनी बच्ची से सारे संपर्क तोड़ने की कानूनी औपचारिकता को पूरा करने के बाद उन्होंने उन लोगों को हॉस्पिटल से जाने की स्वीकृति दे दी। अनुराधा की बच्ची देखने में बहुत ही प्यारी और सुंदर थी, पर पर्याप्त पोषण नहीं मिलने के कारण कमजोर थी। अतः कुछ समय उसे नर्सरी में रखने का तय किया गया, ताकि उसकी उचित सार संभाल हो पाए। घर आने पर भी उनका मन किसी काम में नहीं लग पाया। बार बार अनुराधा और नवजात बच्ची की छवि उनकी आंखों के समक्ष घूम जाती। जब तक बच्ची को किन्हीं सुयोग्य हाथों में नहीं सौंप देती, वे स्वयं भी निश्चित नहीं हो सकती थी। उनके पति ने उन्हें विचार मग्न देखकर 1-2 बार टोका भी, पर उन्होंने हॉस्पिटल की कोई प्रॉब्लम कहकर बात टाल दी थी। दूसरे दिन हॉस्पिटल गई तो स्वतः ही उनके कदम उस नन्ही बच्ची को देखने नर्सरी की ओर उठ गए। उनको बच्ची के पास देकर नर्सरी की कई नर्सें बच्ची को पालने की इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई थी। सभी एक स्वर में कह रही थी, मैडम कितनी प्यारी और सुंदर बच्ची है, इसको तो कोई भी अपना लेगा। उसी समय बच्ची रोने लगी। उसको रोते देखकर सहसा उनके हृदय उमड़ पड़ा। उन्होंने झट से उसको गोद में लेकर अपने सीने से लगा लिया। उस नन्ही जान को भी शायद उनके हृदय से लगकर माँ के स्पर्श की उष्मा का एहसास हुआ था। तभी वह उनकी गोद में जाते ही एकदम चुप हो गई थी। बस उसी क्षण उन्होंने मन में एक निर्णय लिया कि वे उस बच्ची को किसी गैर को ना सौंपकर स्वयं अपनाएंगी। अब से वे 2 पुत्रों को साथ साथ एक पुत्री की भी माँ बन गई है। यह एहसास उन्हें अंदर तक सुकून पहुंचा गया। अपने प्रथम पुत्र के पश्चात उन्होंने ईश्वर से बहुत मन्नत मांगी थी कि अगली बार उन्हें एक पुत्री जरूर मिले। उस समय तो उनकी कामना पूर्ण नहीं हुई, पर आज अनायास ही ईश्वर ने उनकी चिरसंचित कामना को अवश्य पूरा कर दिया था। इस प्रकार अंजलि का उनके जीवन में आगमन हुआ। अंजलि को अपनाने के उनके फैसले से शुरू में तो उनके पति भी विशेष सहमत नहीं थे। उन्होंने उनको समझाना भी चाहा, दमयंती अब आदित्य और सूरज भी बड़े हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इस फैसले को बच्चे सहज स्वीकार कर लेंगे। इतने वर्षों के बाद हमारे प्यार और दुलार के वे किसी तीसरे बच्चे के साथ आसानी से शेयर नहीं कर पाएंगे। फिर मुझे भी यह व्यवहारिक नहीं लगता कि तुम इतनी व्यस्तता और इस उम्र में फिर से एक नवजात शिशु को पालन पोषण ठीक से कर पाओगी। वैसे ही हॉस्पिटल और घर गृहस्थी की जिम्मेदारी से तो तुम्हें समय नहीं मिलता। ऐसे में इस बच्ची को अपनाने का निर्णय मुझे तो बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं लगता। उन्होंने अपने पति से जब अंजलि की परिस्थितियां तथा अपनी इच्छा के विषय में देर तक बातचीत की तो अंततः उन्हें भी झुकना पड़ा। अपने पति को तो उन्होंने किसी तरह मना लिया था, पर सूरज और आदित्य की इस विषय में क्या प्रतिक्रिया होगी, इस दुविधा में वे कई दिनों तक सोचती रही। दोनों बच्चे उस समय उन लोगों से दूर हॉस्टल में पढ़ रहे थे। अंजलि के आने से उन्हें जीवन में एक नया मकसद मिल गया था। हालांकि उसकी परवरिश में शुरू में कुछ कठिनाइयां आई। सुबह हॉस्पिटल जाने के बाद उनकी अनुपस्थिति में बच्ची की देखरेख के लिए एक भरोसेमंद और कुशल
परिचारिक की व्यवस्था करने से लेकर उसके खाने पीने, पहचानने की सामग्री जुटाने में शुरू शुरू में उन्हें कुछ मेहनत करनी पड़ी। सूरज और आदित्य को बड़ा करने के बाद छोटे बच्चों की परवरिश की आदत ही छूट गई थी। फिर से सुसु पोटी से लेकर रातों को जागने का सिलसिला एक बार पुनः शुरू हो गया था। पर थोड़े दिनों में अपनी नई जिम्मेदारियां की उन्हें आदत भी पड़ गई और जीवन में सद कार्य करने का एहसास उन्हें आह्लादित भी करने लगा। जब गर्मियों की छुट्टियों में सूरज और आदित्य घर आए तो अंजलि को देखकर शुरू शुरू में तो वे बहुत खुश हुए। वे उसके साथ खेलते, कभी उसको दूध पिलाने की कोशिश करते तो कभी उसकी नेपी बदलने में भी उन्हें बहुत मजा आता। और कुछ दिनों बाद ही उन्हें जब लगने लगा कि उनकी मम्मी सारा समय अंजलि की देखभाल में ही व्यतीत कर देती है तो उन्हें अंजलि की उपस्थिति खटकने लगी। एक बार तो नाराज होकर उन्होंने कह भी दिया, मम्मी आप सारे समय या तो अपने हॉस्पिटल में व्यस्त रहती है या घर पर अंजलि की देखभाल में लगी रहती है। हम इतने दिनों बाद हॉस्टल से आए हैं तो भी आपके पास हमारे लिए समय नहीं रहता। आप इसको क्यों लेकर आ गई? इसे वापस क्यों नहीं अपने घर भेज देती? बच्चों की झुंझलाहट नाराजगी को दूर करने का वे हर संभव प्रयास करती, पर एक बात उन्होंने बच्चों के समक्ष स्पष्ट कर दी कि अंजलि उनकी बेटी थी और उनका घर ही उसका घर था। उसे वापस भेजने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। बस तब से ही दोनों भाइयों के मन में अंजलि के प्रति एक अजीब सी कुंठा घर कर गई थी। बड़े होने के साथ साथ अंजलि के प्रति उनकी उपेक्षा और नफरत बढ़ती ही गई। इसी बीच अंजलि भी बड़ी हो रही थी। अंजलि को उन्होंने अच्छे स्कूल में डाल दिया। बचपन से ही अंजलि पढ़ने में बहुत अच्छी रही, अपनी कक्षा में सदैव अव्वल आती रही। उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि उनके दोनों बेटों में से कोई एक तो उनके व्यवसाय को अपनाए, पर आदित्य ने MBA में दाखिला लिया और सूरज ने इंजीनियरिंग करने का निश्चय किया। दोनों बच्चे शुरू से ही हॉस्टल में रहने के कारण परिवार से कट गए थे। अपने अभिभावकों को साथ भी उनका खास लगाव नहीं रहा। कभी कभी वो बच्चों को बचपन में ही हॉस्टल के अपने निर्णय पर पछतावा भी बहुत होता, पर अब क्या हो सकता था। सुभाष भी अपने बिजनेस में निरंतर उलझे रहे। बच्चों के लालन पालन में किसी भी प्रकार की कमी ना रहने पाए, उनका यही प्रयत्न रहता। बच्चों की अंजलि के प्रति व्यवहार की शुष्कता गाहे बगाहे प्रकट होती रहती। वे समय समय पर उनको भी ताना देते रहे, आपकी तो सब कुछ अंजलि ही है, इसके पीछे आपने हमारी कब परवाह की। बच्चों की ऐसी बातों को बाल मन की श्रेया समझ तुल नहीं दिया। वे सोचती बड़े होने पर वे स्वयं समझदार हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। MBA करने के बाद सूरज को किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। कुछ समय मुंबई में रहने के बाद वह लंदन चला गया। एक बार विदेश जाने के बाद वह वहीं होकर रह गया। वहीं उसने अपनी पसंद की किसी मराठी लड़की से विवाह भी कर लिया। विवाह करने के पश्चात उन लोगों को अपनी शादी की फोटो भेजकर अपने फैसले की सिर्फ सूचना दी थी। आदित्य ने भी इंजीनियरिंग करने के बाद दिल्ली में ही कुछ समय किसी बड़ी कंपनी में प्रशिक्षण लिया, फिर अपनी फैक्ट्री लगा ली थी। उसने भी दिल्ली में ही अपनी पसंद की लड़की से शादी करके वहीं बसने का फैसला कर लिया था। अंजलि ने मेडिकल में प्रवेश लेकर उनकी इच्छा को फलीभूत करने का फैसला लिया था। MBBS करने के बाद वह गायनोकोलॉजी में MS कर रही थी। उन्हीं दिनों अचानक सुभाष को हृदय का दौरा पड़ा। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा।
सुभाष की एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी भी हुई, फिर भी उन्हें बचा नहीं पाया जा सका। दोनों लड़कों को क्रमशः लंदन और दिल्ली सूचना दी गई। सूरज ने तो किसी जरूरी कार्य में व्यस्तता के कारण आने में असमर्थता प्रकट की। हाँ, आदित्य ऑपरेशन के समय जरूर उपस्थित हो गया था। वह भी 2-3 दिन रहने के बाद आवश्यक काम आ जाने से वापस दिल्ली चला गया। ऑपरेशन के पश्चात 5-7 दिन तक वो सुभाष की तबीयत ठीक रही, फिर अचानक ही उनकी स्थिति गंभीर हो गई। उन दिनों अंजलि ने भी जी जान एक कर दिया था। डॉक्टरों को बुलाने, दवाइयों की व्यवस्था करने के साथ उन्हें भी हिम्मत बंधाने की कोशिश में ही निरंतर लगी रहती। अंजलि की सेवा ने उनके पति का मन भी जीत लिया था। उन्होंने अपने अंतिम समय में उनका हाथ थामते हुए यही कहा, दमयंती, अंजलि ने मेरी जो सेवा की है वह मेरे बेटे भी ना कर पाए। सूरज के लिए तो अपने मरते हुए बाप से भी ज्यादा महत्व उसके काम का है। आदित्य औपचारिकता निभाने आया भी तो काम का बहाना बनाकर 2-3 दिनों में वापस चला गया। कभी कभी मुझे यह सोचकर ही बहुत घबराहट हो जाती है कि यदि अंजलि हमारे पास नहीं होती तो हमारी क्या दशा होती। अब जाते जाते मैं इस बात से तो निश्चित हूँ कि भले ही हमारे बेटों के पास हमारे लिए समय नहीं है, पर हमारी बेटी तो सुख दुख में सदैव हमारे साथ रही है। वास्तव में अंजलि को अपनाने का तुम्हारा निर्णय बहुत सही रहा। सुभाष की बातें सुनकर पास खड़ी अंजलि की आंखें भी भर आई, पर उसे इस बात का बहुत बड़ा संतोष था कि अपने अंतिम दिनों में पापा ने भी उसे अपना लिया था। सुभाष के जाने के बाद उनके जीवन में बहुत बड़ी रिक्तता आ गई थी। शारीरिक दुर्बलता और मन के दुख तथा अवसाद ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। इसीलिए उन्होंने हॉस्पिटल से भी अवकाश ले लिया था। अपने जीवन का अंतिम समय उन्होंने कल्याणकारी कार्यों में समर्पित करने का फैसला ले लिया था। अंजलि उनका बाराकर ध्यान रखती थी। 2 साल बाद गायनिक में MS करने की उनकी सहमति से अपने सहपाठी विवेक से विवाह करके वह भी दिल्ली चली गई थी। अंजलि के विवाह पर उन्होंने दोनों बेटों को बुलावा दिया, पर दोनों ने मन से उसे कभी अपनी बहन ही नहीं माना। अतः उनका विवाह में शामिल न होना उन्हें कोई आश्चर्य की बात नहीं लगी। अंजलि दिल्ली जाने पर भी जब भी मौका मिलता, महीने 2 महीने में उनको संभालने एक चक्कर जरूर लगा लेती थी। बस जीवन इसी गति से चल रहा था। आज अचानक मिले आदित्य और अंजलि के पत्रों ने उनकी शांत जीवन में पुनः एक हलचल सी ला दी थी। दोनों ही पत्र दिल्ली से आए थे, पर दोनों को लिखने के पीछे उद्देश्य भिन्न थे। वे सोच रही थी कि रिश्तों को भी कितने आयाम हैं। सूरज और आदित्य को तो उन्होंने जन्म दिया था, उनसे तो उनका खून का रिश्ता था। फिर दोनों बच्चों ने इस रिश्ते को कभी भी विशेष महत्व नहीं दिया, जबकि अंजलि से तो उनका कोई रक्त संबंध नहीं था। फिर भी वह उनके हृदय के कितनी नजदीक थी। अंजलि के व्यवहार में, आचार में उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान था। इस बात कुछ कुछ अंदाज उन्हें दिल तक छू गया था। वे सोच रही थी कि लोग कहते हैं खून का रिश्ता ही सब कुछ होता है, पर इन्हें तो लगता है कि मन के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। अतः उन्होंने अपने बेटे के पत्र के जवाब में वापस वही पत्र जैसे आया था वैसे ही भेज दिया। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।